हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BMS मेडको में। तो गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं जो अपना नेक्स्ट चैप्टर था क्रियाकाल के ऊपर, और जो भी आपके सिलेबस में पॉइंट है। तो आज हम वीडियो में शुरू करेंगे। उससे पहले आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने भी वीडियो को देखा नहीं है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो है अपने 3-4 चैप्टर कवर कर दिए हैं। ये देखिए, इंट्रोडक्शन क्रिया शरीर का, और ये हमारा सेकेंड क्रिया शरीर का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैंने वात, पित्त और कफ, जो आपके NCS में सिलेबस के वाइज जितने भी पॉइंट थे आपके कवर कर दिए हैं। इसमें एक जो पॉइंट है वो छूट रहा है, अग्नि और पित्त का डिफरेंस, और उसमें सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़, तो वो मैं जल्दी पूरी करा दूंगा। तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो डली हैं आपके रिलेटेड। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने एनाटॉमी की, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली। तो ये आप इस वाले सेक्शन में जाकर एनाटॉमिक वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस, हमने अपना जो है वात, पित्त और कफ कंप्लीट कर लिया, और 200 के जो 6 वृद्धि के लक्षण थे वो भी हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ से केवल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्रियाकाल पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और उसमें यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर में कि क्या होता है क्रियाकाल, ठीक है, या फिर 5 नंबर का पूछा जाएगा, जैसे भी होगा आपको सही से लिख कर आना है। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना क्रियाकाल। तो क्रिया और काल 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें क्रिया का मतलब होता है चिकित्सा, और काल का मतलब होता है अवसर, यानी कि जो चिकित्सा का अवसर होता है, जो चिकित्सा की प्रक्रिया होती है समय के साथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रियाकाल। अकॉर्डिंग टू चरक क्या बोलते हैं, क्रिया प्लस काल 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब चिकित्सा का अवसर। अब यहाँ पर उसको परिभाषा में बताया गया है कि हमारी धातु की विषमता को विकार। आपको पता है, जब धातुएं हमारी साम्यावस्था से विकृतावस्था की ओर चली जाती हैं, यानी कि उनमें कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो हमारा डिसीज़ होती हैं। और अगर वही धातुएं हमारी साम्यावस्था में रहती हैं, ठीक है, तो हमें निरोग बताया गया है। तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, आपको ये चीज़ें पता होंगी। इसके बाद है आचार्य बागवट ने क्या बोला कि हमारी दोषों की विषमता को ही रोग कहते हैं, ये भी आपको पता है। इसके बाद हमारे आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने बोला है कि बढ़े हुए दोषों का शमन करे तथा अन्य व्याधियों को उत्पन्न न करे, वही क्रिया ही चिकित्सा कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो भी प्रक्रिया हमारे जो बढ़े हुए दोष हैं, ठीक है, वात, पित्त, कफ, उनको अगर बढ़ गए हैं वो, तो उनसे क्या करें, उनका शमन करें, और उनके साथ साथ वह जो है अन्य जो डिसीज़ हैं उनको भी अगर उत्पन्न नहीं करती है, तो वही हमारी चिकित्सा कहलाती है, फिर क्रिया कहलाती है। इसके बाद हमारा है कि क्रियाकाल के कितने भेद होते हैं। तो जो क्रियाकाल के भेद होते हैं वो हमारे चरक और बागवट के अनुसार, ठीक है, आचार्य चरक और आचार्य बागवट के अनुसार चय, प्रकोप और प्रशमन होता है। चय का मतलब होता है कि वो स्टोर, यानी कि संचय होना, ठीक है, संचय, अगर वो अपने स्थान पर संचय हो जाती है। प्रकोप यानी कि वो अपने जो लक्षण है वो दिखाना शुरू कर दिया उसने, और हमारे जो है डिसीज़ हो गई हैं। और प्रशमन का मतलब होता है कि उसके लक्षण खत्म होने वाले हैं और वो धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है। प्रकोप मतलब उनके जो दोष हैं वो वृद्धि हो रही है, और जिससे कि डिसीज बढ़ रही है हमारा, और जिससे कि हमें रोग हो रहे हैं। इसके बाद हमारे क्रियाकाल के भेद हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 6 भेद बताए हैं उन्होंने। कौन कौन से बताए हैं, अब ये याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संचय, प्रकोप, प्रसर, ये तो 3 अपने पहले वाले थे। स्थान, संश्रय, व्यक्ति और भेद, ठीक है, ये 6 हमारे बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्ति और भेद। तो संचय अवस्था प्रथम क्रियाकाल होता है। संचय का आप जैसे कि वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे, संचय यानी कि इकट्ठा होना, एकत्रित होना। तो वही इसमें है कि अपने स्थान में दोषों की वृद्धि ही कहलाती है हमारा संचय, और दोषों के जो स्थान बताए गए हैं उन स्थानों में ही दोषों की वृद्धि होती है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वात, पित्त और कफ के जो स्थान हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सो कौन कौन से जो हैं बताए गए हैं काल की रोग कब होते हैं हमारे। तो सबसे नंबर फर्स्ट पर आता है हमारा असात्वेंद्रिय संयोग। इसका मीन्स क्या हुआ कि जब, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, कि इंद्रियों का अपने विषय के साथ अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। अतियोग मतलब कि बहुत ज़्यादा संयोग होना, अयोग यानी कि बिल्कुल संयोग मत ना होना, और मिथ्यायोग यानी कि संयोग जैसा लगना कि संयोग हो रहा है पर संयोग होता नहीं है, ठीक है, ये रोग के कारण माने गए हैं। तो ये आपने अभी तक, अगर आपने अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रोग होने का क्या कारण होते हैं। तो ये काल, अर्थ और काम, ठीक है, इनके जो हमारा अतियोग, अयोग और मिथ्या योग है,
ये हमारे कारण माने गए हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रज्ञापराध। तो प्रज्ञापराध का मतलब क्या हुआ कि बुद्धि व धैर्य के भ्रष्ट हो जाने से जब व्यक्ति अशुभ का संपादन करता है तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोपित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धि और धैर्य के नष्ट हो जाने पर जब आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, ठीक है, उसमें पेशेंस बिल्कुल नहीं रहता है, तो ऐसे में जब हो जाता है तो व्यक्ति हमारा अशुभ यानी कि जो कि शुभ कार्य नहीं है जो शुभ कार्य नहीं है उनको ही करता है, और जिससे उसे क्या होता है शारीरिक दोष होते हैं, ठीक है, वह पागल भी हो सकता है और वो हिंसक भी हो जाता है, झगड़ालू भी हो जाता है और मानसिक दोष भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी उसमें डिजीज आती है बॉडी में जो कि हमारे मानसिक, जिससे कि हमारे जो बॉडी के दोष हैं और जो हमारे सदव्यवस्था है ये भी जो है प्रकोपित हो जाते हैं। इसके अनुसार हमें बताया गया है कि ऋतुओं के अनुसार जो दोष का संचय, प्रकोप और प्रशमन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर दोष, संचय, प्रकोप और प्रशमन आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अष्टांग हृदय में भी आपको काम में आएगा। तो वात का संचय हमारा कब होता है? ग्रीष्म में, वर्षा में प्रकोप होता है और शरद में शमन होता है। इसके बाद हमारा जो पित्त है उसका हमारा संचय होता है वर्षा में, प्रकोप होता है शरद में और शमन होता है हेमंत में। इसके बाद हमारा जो कफ है, ठीक है, उसका हमारा शिशिर है, हेमंत बताया गया। तो देखो किसी किसी बुक में शिशिर लिखा है और किसी किसी बुक में हेमंत लिखा है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आप शिशिर और हेमंत में से कोई भी एक लिख देते हैं तो आपको जो है सही माना जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अगर आपने ऋतुचर्या चैप्टर पढ़ा होगा अष्टांग हृदय में तो आपको पता होगा कि जो ऋतुएँ एक से ही मानी जाती हैं लगभग, ठीक है, जो भी यहाँ पर क्रिया की जाती हैं दोनों ऋतुओं में एक जैसी होती हैं। इस वजह से जो यहाँ पर शिशिर और हेमंत लिखा है, ठीक है। और हमारा जो प्रकोप होता है कफ का वो हमारा होता है बसंत में, और जो ग्रीष्म होता है उसमें हमारा कफ का शमन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कफ के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्दी में आपको जुकाम खांसी वगैरह ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो शिशिर और हेमंत में संचय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रकोप, जब थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर जैसे ही वो समन होता है यानी कि जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो जुकाम आपने देखा बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है, रेयर केसेस में, रेयर तो नहीं पर बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो बताया गया संचय, प्रकोप और शमन कैसे कैसे होता है, कौन सी ऋतु में कैसे कैसे होता है। इसके बाद हमारा जो बताया गया फोर्थ पॉइंट कि वय के अनुसार यानी कि एज के अकॉर्डिंग कैसे क्या है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में वात, तो ये आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर वात नहीं है, ये यहाँ पर होगा कफ, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों को जुकाम वगैरह वो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में हमारा जो है कफ अधिक होता है। इसके बाद हमारा युवावस्था में पित्त अधिक होता है और वृद्धावस्था में यहाँ पर वात होता है अधिक, ठीक है। बात सही जो लोग अपने घुटनों के दर्द, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा कि बाल्यावस्था हमारा कफ अधिक होता है, पित्त होता है हमारा युवावस्था में, और जो वृद्धावस्था में वात अधिक होता है। इसके बाद हमारा है कि दोषों के संचय के लक्षण क्या क्या हैं, कि जब हमारा वात, पित्त और कफ संचय हो जाते हैं तो क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, वात के संचय होने से कोष्ठ में भारीपन, जब हमारा वात अगर संचय हो जाएगा तो मैं जो आमाशय भारी भारी सा हो जाएगा, ठीक है। पित्त संचय से क्या होगा, त्वचा, नख, नेत्र पीले दिखाई देना, जैसे पीलिया के मरीज में होता है, ठीक है। इसके बाद कफ संचय से क्या होगा, हमारा अग्नि जो है डाउन यानी कि डाइजेस्टिव पावर आपकी जो है स्लो हो जाएगी, अंगों में भारीपन और आलस, जैसे आपने देखा होगा जुकाम में जैसा होता है, खाने की मतलब कि जो डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है, थोड़ा अंगों में भारीपन हो जाता है, और जो आलस है यानी कि बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद हमारे नोट्स दिए गए हैं, कुछ नोट्स 1 और नोट 2। इसमें बताया कि इस अवस्था में समान गुण वाले पदार्थ खाने की अनिच्छा तथा विपरीत गुण वाले पदार्थ खाने की इच्छा होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप सर्दियों में, ठीक है, हैं तो आप गर्म चीज़ें खाने की ज़्यादा इच्छा होगी, अगर आप गर्मियों में तो अधिक ठंडा खाने की इच्छा होगी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। जैसे मान लीजिए आपको जुकाम हो रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे में ठंडा पानी तो पिएंगे नहीं, तो ऐसे में आप गर्म चीज़ें पिएंगे, चाय वगैरह है, कॉफ़ी वगैरह। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर कि इस अवस्था में समान गुण वाले पदार्थ खाने की अनिच्छा होती है, यानी कि जो इसके एक जैसे गुण हैं तो वो यहाँ पर खाने का मन नहीं होता है, परंतु जो अपोजिट गुण वाले जो पदार्थ हैं उनकी खाने की इच्छा होती है। इसके बाद नोट सेकंड हमारा क्या कर रहा है कि संचय अवस्था में यदि दोषों को नष्ट कर दिया जाए तो दोष आगे प्रकोप अवस्था में नहीं जाते। सही से बात, अगर कोई भी डिसीज़ को हम अगर उसको इनिशियल स्टेज में ही जो है ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो वो आगे बढ़ेगी नहीं। इनिशियल स्टेज में ही उसको हम ख़त्म कर देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे हमारे क्या होंगे, जो दोष हैं आगे प्रकोप अवस्था में नहीं जाएंगे।
तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई ख़त्म। अब हमारी सेकंड आती है प्रकोप अवस्था, जिसमें हमारा वात पित्त कफ जो भी यहाँ पर संचय हो गए थे प्रथम अवस्था में, तो वो वहाँ पर प्रकोप दिखाना शुरू करेंगे, यानी कि उनके लक्षण देखना शुरू हो जाएंगे और उससे क्या क्या हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो सब चीज़ें आप जानेंगे इस वाले क्रियाकाल में। तो इस अवस्था में जो दोष अभी तक स्वस्थान में ही संचित एवं स्थिर थे फैलने व प्रकोपित होने लगते हैं। तो जो अभी तक दोष हमारे संचय हो गए थे, तो वो हमारे क्या हो गए, अभी जो स्थान पर उन्होंने संचय कर लिया था वहीं से जो हमारे फैलने लगते हैं और वो प्रकोपित होने लगते हैं। ठीक है, इससे देखिए कब कब जो हमारे दोष हैं वो प्रकोपित होते हैं, तो हमने पढ़ा था भी वात पित्त और कफ वर्षा ऋतु और हेमंत ऋतु में। इसके बाद में कारण की वात के हमारे प्रकोप के कारण क्या क्या है, तो अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे। और नोट्स जो कि पेड हैं तो आप अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं 8532059749। तो सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर वात प्रकोप के कारण क्या क्या है, देखिए कि अधिक बलवान से लड़ना, यदि अपने से ज़्यादा वाले अगर हेल्थ वाले व्यक्ति से जो दमदार हो उससे लड़ेंगे तो आपका वात बढ़ जाएगा। ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपका वात बढ़ जाएगा। अति मैथुन करेंगे, मास्टरबेशन अधिक करेंगे तब भी आपका जो वात बढ़ जाएगा। और अति दिन यानी ज़्यादा पढ़ने से भी आपका वात बढ़ जाएगा। और लगातार अगर आप रात में जागते हैं, ठीक है, उससे भी हमारा जो वात बढ़ जाता है। और कूदना दौड़ना, इनसे ही वात बढ़ता है। और हमारा कटु तिक्त और कषाय रस का सेवन करने से आपका जो वात है वो प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा पित्त प्रकोप के क्या लक्षण है, क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, घूमने की दिक्कत से, कटुम लवण, तीक्ष्ण उष्ण पदार्थों के अति सेवन से। चलो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है, शोक में रहते हैं, डर रहे रहते हैं, परिश्रम करते हैं ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अधिक घूमते हैं। और हमारे कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण ये सब चीज़ों रसों का जो है वो अगर सेवन कर रहे हैं और लघु पदार्थ ज़्यादा खा रहे हैं तो इससे हमारा जो है पित्त प्रकोपित हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है कफ प्रकोपक के क्या लक्षण है, तो दिन में अधिक सोने से कफ बढ़ जाता है, व्यायाम ना करने से कफ बढ़ जाता है, आलस से कफ बढ़ जाता है। और मधुर अम्लवण, शीत, स्निग्ध, गुरु आदि जो आहार है उनको लेने से हमारा जो है कफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारी सेकंड स्टेज भी क्लियर होगी। इसके बाद हमारी आती है तृतीय काल यानी कि प्रसरावस्था। तो इसमें क्या होता है, प्रसरावस्था में देखिए क्या होता है, प्रसर यानी कि जो दोष हमारे फैल गए हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में पूरे शरीर में, तो वो हमारे किसी एक अंग विशेष में रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी रोग हमारे अभी प्रकोप अवस्था में फैल गए थे, ठीक है, पूरी बॉडी में से फैल गए थे, उसके बाद क्या होता है कि वो किसी एक जो अंग होता है, ठीक है, विशेष अंग में जाकर वहाँ पर रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे फर्मेंटेशन बताया आचार्य चक्रपाणी ने। अब इसके होते हैं 15 प्रकार अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ठीक है, प्रसरावस्था के कौन कौन से होते हैं, वात पित्त कफ रक्त 4 हो गए, फिर इन दोनों से मिला के वात पित्त पित्त कफ वात कफ वात रक्त पित्त रक्त। ठीक है, इन दोनों को 2 पेयर हो गए, फिर इनके बाद 3 का पेयर बना लिया हमने, वात पित्त रक्त वात कफ रक्त पित्त कफ रक्त और वात पित्त कफ और वात पित्त कफ रक्त। तो हमारी जो 15 काल है, ठीक है, वो हमारे 15 प्रकार हो गए यहाँ पे प्रसरावस्था के। इसके बाद हम आते हैं लक्षण। जैसे हमने बताया कि एक विशेष लक्षण उसमें उत्पन्न करते हैं। तो हमारा अगर वात की समस्या है, तो मतलब कि वात अगर आपका जो है बढ़ गया है, तो हमारा क्या होगा कि उधर में वेदना के साथ साथ उसमें गुड़गुड़ाहट होगी। और हमारा पित्त अगर प्रसरावस्था में पहुंच गया, धुआं के समान श्वास या फिर डकार आएगी आपको। अगर कफ है तो फिर भोजन पचेगा नहीं और वॉमिटिंग भी होगी और अपने बॉडी में जो है पेन भी होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 4th क्रियाकाल, इसको स्थान संश्रय भी बोलते हैं। तो हमारे आचार्य चक्रपाणी जी वो कहते हैं कि जहाँ दोष और दूष का एकत्र हो जाना ही स्थान संश्रय कहलाता है। ठीक है, दोष और दूष का मतलब क्या होता है, दोष तो आपको पता ही है, वात पित्त कफ, और दूष यानी कि जो उसका कारण है, अगर वो एक स्थान में ही जो है सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है, एकत्र हो जाते हैं, तो उसका बोलते हैं स्थान संश्रय। तो इस अवस्था में व्याधि के स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, हमको एग्जैक्ट जो है पता नहीं चल पाता है क्या हो रहा है। जैसे
यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप इसको समझ सकते हैं। दोष और दूसरों का मिलना दोष दोष समूहना कहलाता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है रोल होते हैं, जैसे हमारा ये देखिए, उदर में हमारा जो है विसूचिका और अतिसार, गुद में हमारा पाइल्स, और जत्रु में यानी कि क्लेविकल्स के ऊपर हिस्से में जो है नासा, नेत्र, कर्ण, मुख रोग हमारे हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड देन हमारा जो पंचम क्रियाकाल है, व्यक्तावस्था इसको हम बोलते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, दो दोष दूष समूर्णा के फलस्वरूप व्याधि के लक्षण प्रकट होते हैं। यानी कि जो भी हमारी फोर्थ अवस्था थी, इसमें स्थान संशय हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो दोष और जो दूष थे, यानी कि जो दोष और दोष को करने वाले दूसरे कारण थे, वो एक साथ जो है व्याधि के लक्षण स्पष्ट करते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है कि जैसे हमारा एग्जाम्पल है, मल का निकलना, अतिसार, ताप का होना, ज्वर, त्वचा का पीला होना, कामला, या फिर जॉइंडिस इसको बोलते हैं। कामला को हम बोलते हैं जॉइंडिस। ठीक है, और अतिसार का मतलब होता है डायरिया, तो आप समझ रहे होंगे इससे। ठीक है, डायरिया। इसके बाद हमारा आता है सिक्स्थ, जो हमारा क्रियाकाल है, भेदावस्था, कि इसमें क्या बताया है कि इस अवस्था में पहुंचकर जो हमारे वैषम्य दोष हैं वो विशिष्ट लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। यानी कि अब एक स्पेसिफिक जो लक्षण में दिख जाते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। वेदावस्था में इन लक्षणों को देखकर ही दोषों की प्रधानता के आधार पर इनके वातिक, पैतिक और श्लेष्मक यानी कि वात, पित्त, कफ आदि के भेद किए जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इस समय जो है चिकित्सा के अभाव में व्याधि हमारी असाध्य हो जाती है। यानी कि इसमें हमारा कोई भी चिकित्सा नहीं होने की संभावना रहती है, कोई भी चिकित्सा नहीं कर सकते अगर यहाँ तक हमारा जो है भेदावस्था तक पहुँच गया रोग। तो गाइस ये हमारा था चैप्टर, जो कि हो चुका है क्रियाकाल पूरा, और यही इम्पोर्टेंट है। आप 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, फिलहाल तो 2 नंबर का ही आता है, आपको सिलेबस में दिया गया है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और आपको नोट्स वगैरह बाई करने हैं, डाउनलोड करने हैं, PDF वगैरह, तो आप टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ जा सकते हैं, और हमारा जो ब्लॉग स्पॉट है आप वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।